हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च। टॉपिक है हमारा अनुसंधान के चरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये टीजीटी पीजीटी जो भी शिक्षा शास्त्र से देना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये बीएड एमएड के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, और विशेषकर जो सुपर इम्पोर्टेंट है वो है यूजीसी एनटीए नेट के लिए। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के चरण, इसका अध्ययन करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखते हैं इसमें समस्या की पहचान। सबसे पहला चरण इसमें है समस्या की पहचान। क्या होती है समस्या और समस्या की पहचान? सबसे पहले समस्या की पहचान। कोई भी शोध या रिसर्च आप करते हैं, अनुसंधान आप करते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि उसकी वास्तव में हमारे पास समस्या क्या है। ठीक, जैसे मान लिया आप कक्षा में हैं और आप वहाँ पढ़ा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे हैं और कुछ विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप उन दोनों का अध्ययन करना चाहते हैं कि जो है ये आपके सामने एक समस्या उपस्थित होगी कि कुछ विद्यार्थी क्यों समझना नहीं चाहते हैं। ठीक, अब आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला चरण जो होता है वो वही होता है कि समस्या की पहचान। दूसरा, अब समस्या उत्पन्न हो गई तो अब उसके लिए प्राकल्पना यानी क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण करना। तीसरा है आपका अनुसंधान विधि का निर्माण, क्रिएशन ऑफ रिसर्च मेथड, यानी कौन सी अनुसंधान विधि आपको चाहिए। जैसे बहुत सारी विधियां हैं, जैसे व्याख्यात्मक है और व्याख्यात्मक सर्वेक्षणात्मक भी कहते हैं उसके लिए, और क्रियात्मक अनुसंधान है। तो कई तरह के हैं। और आंकड़ों का संकलन, यानी किस तरह से आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, फिर उनका विश्लेषण, उनको देखना है, चेक करना है। स्टैटिस्टिक्स, आपने कौन सी सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया है। ठीक, फिर निष्कर्ष यानी शोध लेखन, और निष्कर्ष में आपने कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है, किन ग्रंथ सूचियों का संदर्भ दिया है, ये सब इसमें होते हैं। तो एक एक करके इनका डिस्कस करते हैं। समस्या की पहचान। सबसे पहले समस्या की पहचान। किसी भी शैक्षिक शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है। ध्यान देगा, कोई भी शैक्षिक शोध है तो आपको जब उसे स्टार्ट करोगे आप, तो शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है। ठीक, जैसे मैंने कहा आपसे कि क्लास चल रही है और उसमें कुछ बच्चों को अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, अब आपको समस्या मिल गई और इसमें जैसे क्वेश्चन बन रहा है, सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि शोध समस्या किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यही जान ले। सामान्यतः शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। जैसे प्रश्न उत्पन्न हो गया, ठीक है, कि ये कुछ बच्चे हैं क्लास में और ये कुछ बच्चे हैं और ये पूरा क्लास है, और इन्हें तो समझ में आ रहा है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों चरों के बीच में क्या है, एक प्रश्नात्मक चिन्ह है कि क्लास में ये भी हैं और क्लास में ये भी हैं, तो इनकी समझ में क्यों आ रहा है और इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो इसकी अभिव्यक्ति होती है, एक रिलेशनशिप बन जाती है इनके बीच में। आगे बढ़ते हैं। समस्या की पहचान। मैकग्विन के अनुसार समस्या की अभिव्यक्ति यानी पहचान के 3 कारण हैं। मैकग्विन ने कहा है, कौन कौन से? ज्ञान में दरार, विरोधी परिणाम, किसी तथ्य की व्याख्या। ज्ञान में दरार पड़ जाना और विरोधी परिणाम मिलना, ये आपने अपनी तरफ से कक्षा में मेहनत की, अब उसके हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहा है, विरोधी परिणाम मिल रहा है। किसी तथ्य की व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। प्राक कल्पना का निर्माण। दूसरा है प्राक कल्पना का निर्माण या परिकल्पना का निर्माण, एक ही चीज़ है। एक परिकल्पना एक धारणा है जो प्रकृति, संभावनाओं, गुणों, कारणों, संरचना और अध्ययन की गई घटनाओं के अंतर संबंधों को समझाती है।
हालांकि वे उचित और सत्यापन योग्य होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से या प्रयोगात्मक रूप में, या तो सिद्धांतों के द्वारा आप उसे सिद्ध कर दें, या तो आप प्रयोग करें। उस आधार पर वह सत्य भी होने चाहिए। ठीक। परिकल्पना की विशेषताएं। परिकल्पना जांचनीय हो, अर्थात उसकी जांच की जा सकती हो। परिकल्पना मितव्ययी हो, अर्थात इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा उसमें खर्चा ना हो। परिकल्पना को क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांतों तथा तथ्यों से संबंधित होना चाहिए, यानी उसमें संबंध होना चाहिए आपस में, चरों में। परिकल्पना को किसी न किसी सिद्धांत अथवा तत्व अथवा अनुभव पर आधारित होना चाहिए, जैसे सूझ का सिद्धांत है। ठीक। और ये उनका है कोहलर का, और जैसे थॉर्नडाइक का है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक। तो इनमें से किसी ना किसी, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, और भी सिद्धांत हैं, तो किसी ना किसी सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए अथवा अनुभव पर आधारित होना चाहिए। परिकल्पना द्वारा अधिक से अधिक सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन किया जाए। परिकल्पना को संप्रत्यात्मक अर्थात कॉन्सेप्ट रूप से भी क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना के प्रकार। चरों की संख्या के आधार पर साधारण परिकल्पना और जटिल परिकल्पना। साधारण परिकल्पना जैसे मैंने आपको बताई थी, जैसे दो चर हैं, दोनों में संबंध है। ठीक। हाँ भाई, यहाँ पे तो दो चर हैं, एक कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। ठीक। कुछ में देखो आप, कई कई चर होती हैं, जैसे किसी क्या बोलते हैं, विभिन्न स्कूलों की हमें दशाओं का वर्णन करना है, तो उसमें प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, और आईसीटी आधार पर जो दूरस्थ शिक्षा पर चलते हैं, वैसे भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा मतलब जब चर पाए जाते हैं तो उसको वहाँ पे जटिल परिकल्पना का निर्माण होता है, और जब दो चर पाए जाते हैं तो वहाँ साधारण परिकल्पना होती है। चरों के विशेष संबंध के आधार पर सार्वत्रिक या सार्वभौमिक परिकल्पना होती है, और अस्तित्वात्मक परिकल्पना भी होती है। विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं ये। कर्णत्व परिकल्पना। कर्णत्व परिकल्पना, उसमें कोई कारण होता है, जैसे अधिगम और प्रेरणा। अधिगम क्या है, एक आश्रित चर है, और प्रेरणा क्या है, एक स्वतंत्र चर है। ठीक है। और इनमें कारण मतलब इनमें एक कारणात्मक संबंध पाया जाए। वर्णनात्मक परिकल्पना, इसमें देखो प्रेरणा होती है, तो इसमें प्रेरणा क्यों का प्रश्न है वर्णनात्मक अनुसंधान में, कि प्रेरणा जो है वो मतलब किस प्रकार दी जाए और क्यों दी जाए या कितनी दी जाए। शोध परिकल्पना में कोई भी सिद्धांतों का यूज करते हैं हम, जैसे सूझ के सिद्धांत का यूज कर दिया, प्रयास एवं त्रुटि का यूज कर दिया। तो इस तरह से किसी दो सिद्धांतों में हम क्या बोलते हैं, दो चर होते हैं जो इन सिद्धांतों को ही चर मानते हैं और इनका ही यूज़ करते हैं। सांख्यिकीय परिकल्पना, जैसे आपने 50 स्टूडेंट मान लिए, 60 स्टूडेंट मान लिए। ठीक। तो उस आधार पर हम अपनी परिकल्पना का निर्माण करते हैं। शून्य परिकल्पना में देखो क्या होता है। शून्य परिकल्पना में ये है कि आपने सूझ का सिद्धांत भी चुना या आपने प्रयास त्रुटि का, दो सिद्धांत आपने चुने। अब आप सही ठहराना चाह रहे हो सूझ के सिद्धांत के लिए, लेकिन सही हो गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, मतलब आपने जो सोचा उसका उल्टा हो गया, तो उसको हम कहते हैं शून्य परिकल्पना। अनुसंधान विधि का निर्माण। क्रिएशन ऑफ रिसर्च मेथड। अनुसंधान विकल्प में शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समय पर आधारित एक योजना, ये जानकारी एकत्र करने के तरीकों की एक रूपरेखा है। आज इसमें हम जानकारी इकट्ठी करते हैं कि हमें कौन सी विधि का यूज़ करना है, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। योजना शोध को अनुकूल बनाने के लिए कार्य प्रणाली को लचीला बनाने का कार्य करती है। आंकड़ों का संकलन, इसमें हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जैसे कि हम तरह तरह से आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। हमने कोई भी हम शोध कार्य कर रहे हैं तो हमने विभिन्न तरह की बुक्स पढ़ी, तो बुक्स के माध्यम से हमने इकट्ठे किए आंकड़े। यूट्यूब पे हमने चैनल देखे तो उसके माध्यम से इकट्ठे किए। कहीं से हमें कोई मतलब पीडीएफ वगैरह हमने सर्च करी, तो
तो उसके माध्यम से आंकड़े हमने सर्च किए। तो इस तरह से उन सब को इकट्ठा करके एक जगह कुछ कुछ चीज़ें हमें इसमें बुक्स में इम्पोर्टेंट मिल गई, कुछ यूट्यूब पे मिल गई, और कुछ हमने पीडीएफ है उन सबको इकट्ठा करके अपने नोट्स हम बनाने लगे, थोड़ा थोड़ा लेके उसमें जो हमें ठीक लगा। तो इसको कहते हैं आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का विश्लेषण। अब आंकड़े आपके पास इकट्ठे हो गए तो उनमें निहित तथ्यों या अर्थों को निर्धारित करने हेतु विषय सामग्री का हम अध्ययन करते हैं। अनुसंधान में आंकड़ों के संकलन, सारणीयन तथा सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के बाद प्राप्त आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये समस्या के संबंध में वांछित परिणामों को प्रस्तुत कर सके। लास्ट है निष्कर्ष तथा शोध लेखन। निष्कर्ष तथा शोध लेखन में क्या होता है कि अध्ययन के अंत में परिशिष्ट के अंतर्गत संदर्भ ग्रंथ सूची तथा प्राथमिक तथ्य संकलन की प्रयुक्त की गई तकनीक को संलग्न किया जाता है। हमने कौन सी तकनीक प्रयोग करी है, अनुसूची करी है या प्रश्नावली करी है या स्केल इत्यादि तकनीक हमने प्रयोग करी है। तो संपूर्ण रिपोर्ट या प्रतिवेदन में स्थान स्थान पर विषय भी आवश्यकता के अनुसार फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं, आप डायग्राम लगा सकते हैं, ग्राफ, नक्शे, जैसे ऐतिहासिक अनुसंधान में आप नक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केल इत्यादि रखे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे और भी कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिले। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।